नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कभी जिसका पूरे देश में एक छत्र राज्य था ऐसा कहा जा सकता है, वो केंद्र के बाद एक एक कर राज्यों से भी सत्ता से दूर होती चली गई। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए उन पार्टियों से सहारा लेने को मजबूर नजर आई जिनका गठन कभी कांग्रेस विरोध में हुआ था। तेलंगाना के बाद झारखंड और अब बिहार से कांग्रेस को उम्मीद है कि बैसाखी के सहारे ही सही सत्ता में बने रहने का मौका तो मिलेगा, लेकिन इस मौके के चक्कर में संगठन की साख, संख्या बल और शीर्ष नेतृत्व का सर न झुक जाए। समझौता एक स्तर पर सही लगता है, लेकिन अगर नौबत ऐसी आए तो तारिक अनवर याद आते हैं, जो इन संभावनाओं को लेकर नेतृत्व को आगाह कर चुके हैं। पर सहयोगी के तेवर अपने इलाके में बलशाली होने के कारण कांग्रेस से किसी भी सूरत में कम नहीं। अब राहुल खड़गे से लेकर नए प्रभारी, नई कमेटी, नए चेहरे, क्या नई पहचान बिहार में कांग्रेस को दिला पाएंगे? संगठन में जान फूंक पाएंगे? सहयोगियों से ज्यादा सीट ले पाएंगे? सवाल तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का बड़ा दांव आरजेडी देगा भाव? और सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंजीत साहू जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजीत जी, सवाल आपने सुना, आपका पक्ष जानना चाहेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो दूसरा उसका पार्ट था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी जी ने खासतौर से सामाजिक न्याय और संविधान, जिसकी बुनियाद पे शुरू से कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के जो संघर्ष स्वाधीनता आंदोलन का रहा, कांग्रेस का बड़ा योगदान है। और आपने देखा 2024 के चुनाव में खासतौर से 2014 से लेकर के जो है एक परंपरा, एक इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, कांग्रेस को गाली देने, कांग्रेस को बदनाम करने, प्रचार दुष्प्रचार। कांग्रेस का एक बड़ा योगदान देश की आज़ादी में ही नहीं बल्कि देश के नवनिर्माण में है। चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करें और यहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह तक अगर आएंगे तो कम पड़ जाएगा समय, ये डिबेट कम पड़ जाएगा अगर उसमें हम जाएंगे तो। लेकिन आज ये है कि धर्म और जाति, सांप्रदायिक तनाव और इस तरह के माहौल को बना करके भारतीय जनता पार्टी देश में बंटवारे की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो दुष्प्रचार और प्रचार का जो इस तरीके का जो माहौल बना था, वो 2024 में जाकर के छटा जी। उसको आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम 99 सीटें लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी, वो जाकर के 241 पर अटक गई। देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 200 करोड़ लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे। छत्तीसगढ़ में कहा था, कांकेर में उन्होंने 15-15 लाख जो है रुपये लोगों के खाते में देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसान आंदोलन में कितने लोग मर गए, नोटबंदी में ये सब नहीं हुआ, फिर भी बीजेपी सत्ता में है। मंजीत जी, तो हम चाहेंगे कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हम राहुल जी से सवाल कर लेंगे। हम कांग्रेस का पक्ष जानना चाहते हैं कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आप जिस तरह से बता रहे हैं कि राहुल गांधी की 2 देशव्यापी यात्राएं हुई है और उसका प्रभाव बिहार में ये रहा कि 1 सांसद वाली पार्टी 3 सांसद पर पहुंची है, और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है, तो वहां भी तो उम्मीद बंधी होगी ना मंजीत जी? राहुल गांधी जी ने संविधान जो सम्मेलन अलग अलग जगहों पे आप देखे होंगे, राहुल गांधी जी के मौजूदगी में हुआ है, मुख्य वक्ता के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे देश के अलग अलग हिस्सों में। अभी 18 जनवरी को पटना में भी हुआ और उसके बाद दिल्ली में भी हुआ, उसके पहले उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी जी ने कहा है कि चुनावी राजनीति, नफा नुकसान, सत्ता में आना नहीं आना सिर्फ एक मकसद नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार, वंचित समुदाय, खासतौर से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके जो हक, हिस्सेदारी, भागीदारी का जो सवाल है, उसको लेकर के वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। और आने वाले समय में मतलब राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि अब तक कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इन समुदायों के लिए, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के पिछड़े माने सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों के लिए कुछ खास नहीं हुआ, और वो अब काम राहुल गांधी करने को तैयार हैं। चलिए हम फिर आपके पास आएंगे, प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस
काफ़ी मेहनत कर रही है बिहार में बेहतर स्थिति में आने के लिए, और उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। पिछले प्रदर्शन से कुछ बेहतर प्रदर्शन इस बार हुआ। अब विधानसभा का चुनाव है, चूंकि आपके सहयोगी हैं, तो अगर वो मजबूत होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर पलड़ा बराबर रहेगा। इसकी कितनी गुंजाइश बनती है? देखिए दीपक जी, समझने वाली बात है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो सारे दल मजबूती से मिलकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हम लोग अपने जो महागठबंधन में जो शामिल दल है उन तमाम दलों के लोग, आप देखिए कि बिहार में जो जन समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और इसके पहले भी जब 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव था तो यही महागठबंधन में जो शामिल दल थे, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया था और जन सरोकार के मुद्दों पर ही हमने चुनाव लड़ने का काम किया था। और जब 17 माह का हम लोगों को मौका मिला, जब सेवा काल था मिला, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने संकल्पों को लेकर के, अपने दृढ़ संकल्पों को उतारने का काम किया उस 17 माह के कार्यकाल में। चाहे आप देखिए युवाओं को रोजगार देने की बात हो या जो उन्होंने घोषणा किया था आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। उसके अलावा देखिए जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया गया। उसके अलावा चाहे आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, तमाम विषयों पर हमारे नेता ने खुल करके काम करने का काम किया। और 17 माह का अल्पकाल जो था वो यकीनन जो है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल था। मतलब प्रमोद जी, पूरा क्रेडिट आप लेंगे? सहयोगियों के सहारे सरकार चल रही थी तो उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं, ये देखिए, ये दृढ़ संकल्प हमारे नेता का था ना। जब हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, तब यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि कहता है नौकरी देंगे। कहां से देगा नौकरी? पैसा कहां से लाएगा? बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा। इन शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया था। 2 साल तक इनकी सरकार रही, 9 अगस्त 2022 तक इनकी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 अगस्त 2022 को पटना के गांधी मैदान से घोषणा किया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपस्थिति में कि इन्होंने जो कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो तो हम देंगे ही, और हम 10 लाख रोजगार भी देने का काम। बिल्कुल प्रमोद जी, इसी आधार पर हम ये जानना चाह रहे हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, कांग्रेस का जो विन परसेंटेज था 40 सीटों में करीब 27 सीटें जीत पाई थी ये पार्टी, और करीब जो ये जीत का आंकड़ा था उसी आधार पर 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे तो 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी थी। अब कम से कम 70 की मांग हो रही है, तो क्या वही स्थिति बनी रहेगी या कांग्रेस मजबूत हो रही है तो वो डिमांड करेगी और ज्यादा? क्या अपनी सीटों में बंटवारे की गुंजाइश बनाकर रखी है पार्टी? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है जब बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा उस समय महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं उन तमाम दलों के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठेंगे और बैठ करके सीटों का बंटवारा करेंगे। सीटों को चलिए ठीक, हम इस पर आएंगे। आपसी सहमति से, बिल्कुल सहमति से उसको जैसे एक दूसरे दल को उसमें भागीदारी दिया जाएगा। और हम लोगों के बीच में अभी देखिए हमारे जो कांग्रेस के साथी थे उन्होंने भी कहने का काम किया कि महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है बिहार के विकास के लिए किए गए हमारे जो संकल्प हैं और जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा कर रहे हैं। आप देखिए कि इतना होने के बाद भी जो गणना हुआ, जो सर्वे हुआ, और सर्वे में जो फलाफल आया उसमें 94 लाख परिवार 6,000 रुपया से कम मासिक आय पर हम उस पर आएंगे प्रमोद जी, ठीक है। तो एक नहीं, हम मुद्दे से दूसरी तरफ जा रहे हैं ना। हम आपके उपलब्धियों का बखान तो होता रहेगा, उसी पर हमारे राहुल जी के पास जरा चलते हैं और राहुल जी से जान लेते हैं कि राहुल जी, विरोधियों पर नजर बनाकर रखनी जरूरी है। युद्ध में अगर विरोधियों को हल्के में लेंगे तो वो अपना नुकसान माना जाता है। तो नजर तो आपकी भी होगी, किस तरह से दोस्ती मजबूत हो रही है, किस तरह से दल को मजबूत किया जा रहा है ताकि बेहतर दावेदारी की जा सके। और ऐसे में आप अपने दोस्तों को साथ लेकर बैठ रहे हैं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये मुकाबला कैसा होता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में?
दीपक जी, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक इंग्लिश में बहुत मशहूर कहावत है, द क्रंच इन हिज आर्मर इज एक्सपोज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब युद्ध के मैदान में जब कोई सैनिक जाता है लड़ने के लिए, तो एक लोहे का वो एक सामने से जैकेट पहनता है, वो जैकेट में छेद हो चुका है। वो छेद इसलिए हो गया है जिसकी वजह से बार बार, और ये जो डर बन गया है कांग्रेस के अंदर, वो बार बार आ रहे हैं बिहार में, इसीलिए आ रहे हैं। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ना इनको बहु मिल रही है ना इनको बहुमत मिल रहा है। हर जगह एक ही तरह की स्थिति है। यहाँ तक कि ये इनका जो गठबंधन है, खुद तेजस्वी यादव जी ही इस बात को कहते हैं, स्वयं कहते हैं इस बात को, कि हमारा कांग्रेस के साथ यानी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, यहाँ पे हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, जो आज का हमारा टॉपिक का जो डिबेट रखा गया है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि अब तक हमारे मंजीत जी बगल में बैठे हैं, इनसे पूछा जा सकता है कि अब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन का विस्तार नहीं किया और चुनाव आने जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है। या तो इनके पास लोग नहीं है, या तो इनके पास कोई कुशल संगठन करता नहीं है। और ये जो बुला रहे हैं बार बार राहुल गांधी जी को, इससे सिर्फ और सिर्फ यही नतीजा आएगा कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए लोग आपस में एक जो साबुन के मेढक की तरह। राहुल जी, आपको ध्यान दिला दें, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज बिहार में उतरने वाली है और अगले 1 महीने तक हर जिले में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये क्या है? देखिए दीपक जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की ये ऐसी कार्य करने की शैली रही है। नहीं तो उनकी भी शैली है ना। राहुल गांधी अब बिहार नहीं आए, आप डर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो बजट पास हुआ था, तो हमारे केंद्रीय मंत्री के साथ साथ जो संगठन के जितने लोग हैं, वो जिले में जाकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जनता के बीच में हमारी उपस्थिति तो कितनी है, वही है ना, आप अपनी उपस्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अभी आपकी संख्या और पदाधिकारियों की संख्या उनसे ज्यादा है, तो आप ज्यादा दिख रहे हैं ना, तो वो कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप विरोधी खेमे को अगर हल्के में ले रहे हैं, तो ये आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकती है। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यही जानेंगे कि कांग्रेस मशक्कत कर रही है। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि संख्या बल के आधार पर, ताकत के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसे कितनी सीटें गठबंधन में मिलती है। तो ऐसे में ताकत बढ़ाना जरूरी है और कांग्रेस वो कर रही है, तो क्या सीटें भी बढ़ेगी, ये संभावना हम देख रहे हैं। सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे और जानेंगे पहले कांग्रेस से और फिर आरजेडी से कि तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि जो INDI अलायंस था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और अलग अलग राज्यों के चुनाव में वहां की परिस्थितियां स्थानीय आधार पर तय होंगी। कांग्रेस की सीटों को लेकर जब सवाल किया गया तो कहा गया तेजस्वी यादव की ओर से कि ताकत के हिसाब से तय किया जाएगा। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, पार्टी के नए प्रभारी बिहार के तय कर दिए गए हैं, अल्लाह वरू वो आ रहे हैं और वो यूथ लीडर रह चुके हैं। पूरे देश में कांग्रेस के यूथ संगठन को सजीव कर चुके हैं, शक्तिशाली बेहतर रणनीति के साथ बना चुके हैं। तो बिहार में भी ताकत बढ़ाई जा रही है। मंजीत जी, ताकत बढ़ाई जा रही है। सहयोगियों ने कहा था ताकत के आधार पर तय होगा किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, तो अब हिस्सेदारी तो बढ़ेगी या संतोष कर लेंगे, चलिए ठीक है जो हो गया सो हो गया। ऐसे में संगठन कैसे चलेगा? देखिए, संगठन और कांग्रेस पार्टी चल रही है, चलेगी। सवाल ये है कि इस देश के भीतर और प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, एक सभा में उन्होंने कहा था, वो खुद संसद के भीतर अपने को पिछड़ा बता चुके हैं, वो खुद लोकसभा चुनाव के दौरान अपने को अति पिछड़ा बता चुके हैं। और यहाँ बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, जो सामाजिक न्याय की रणभूमि है, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि SC ST OBC के आरक्षण को ख़त्म करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। यहाँ पर जब जाति आधारित गणना हुआ, 84% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो 65% किया गया। 65% आरक्षण को केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अपने को लोहियावादी, कर्पूरीवादी, समाजवादी कहते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़े अगर संघवादी कोई हैं तो वो नीतीश कुमार बन चुके हैं। ये समस्या दूसरी है। हम कांग्रेस की समस्या पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में वो क्षमता है कि 70 से आगे बढ़ सकती है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन जो बिहार में ये 65% आरक्षण है उसको मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ मंजीत जी जवाब दूसरा ही आ रहा है। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, सीटों का ये देखिए, टीवी डिबेट नहीं, सीटों का नहीं, संगठन की ताकत आप बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं?
संगठन की ताकत पोस्टर ज्यादा छप जाए इसलिए तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना। संगठन की ताकत पूरे देश में बढ़ी है। आपने देखा कि जब हम 2024 के चुनाव तो के उसका परिणाम- फलाफल क्या है? चुनाव अगर का संगठन परिणाम- मजबूत हो रही है, हमारे पास नेताओं की संख्या अधिक है, कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, तो उसका कुछ फलाफल तो निकलेगा ना। आपने और वो देखा- फलाफल राजनीति में सीट होती है एट द एंड। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बड़े नामचीन लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी किए। अली अनवर हैं, भागीरथ मांझी जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, वो एक तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब आगे बढ़ेगा तो बिहार जैसे प्रदेश में आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में तमाम वंचित समुदाय लामबंद होंगे। और आने वाले समय में एक नहीं अनेकों सभाएं राहुल गांधी जी की, चलिए, खड़गे जी आप की और बार तमाम बार लोगों की जैसे होगी। वंचित की बात कर रहे हैं, जैसे दबे कुचले दलित की बात कर रहे हैं, उन्हें आवाज देने का दावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम दर्ज है। प्रमोद जी, आप ही के वोट बैंक पर दावेदारी करके आप ही से और सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये दोस्ती कितने दिन तक चलेगी इस स्थिति में? देखिए दीपक जी, जब महागठबंधन और महागठबंधन में शामिल तमाम दल जब चुनाव में जाते हैं तो वो सब लोग मिल करके चुनाव में मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। वहीं जब साथ में हैं तो जो नीतियां बनती हैं वो कॉमन नीतियां जो बन रही हैं, और जो मैंने पहले उद्बोधन में कहने का काम किया कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लगातार 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बावजूद नीति आयोग के रिपोर्ट में तमाम पहलुओं प्रमोद जी पर इधर आइए ना। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो अब तक देखने को नहीं मिला। पिछली बार भी गठबंधन बना था तो सहयोगियों के बीच कोई साझा कार्यक्रम उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। आपके अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया करते थे, तो ये कैसा सहयोग है, कैसे सहयोगी हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात का जवाब हम दे देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर निकले हैं, और मात्र अब 2 दिन की यात्रा उनकी बची हुई है। 21 तारीख को पटना में वो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा का अंतिम ये होगा, ये चरण जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप समझ लिए, हमारे नेता जब जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं से और जनता से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन तमाम ज्वलंत समस्याओं पर मुखर होकर के, देखिए, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, आज ज्वलंत समस्याओं को रहने देते हैं। प्रमोद जी, आज ये जानना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो हम समझ गए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ये भी तो पता कर रहे होंगे ना कि अच्छा, इस जगह पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अधिक हैं, नेता प्रभावशाली हैं, तो ये हमारे खाते में, इस जगह पर फला सहयोगी का बेहतर स्थिति है तो फला उसके खाते में। तो ये भी एक आउटलाइन तो हो रहा होगा ना, एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा होगा। दीपक जी, समझ गए आपकी बात को। देखिए, जब मैंने पहले ही कहा कि ये सारी बातें तय तब होती है जब महागठबंधन के तमाम दल के लोग, शीर्ष नेतृत्व जब आपस में बैठते हैं, और तब ये चर्चा होती है। होमवर्क हो रहा है ना प्रमोद जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, होमवर्क तो हो रहा होगा। हम लोग पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और पूरे बिहार के लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर बात करने का काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, योजनाओं पर हम फिर बात करेंगे। राहुल जी से जान लेते हैं। राहुल जी, और थोड़ा सा एक लाइन में, इसके पहले चूंकि राहुल जी कुछ बातें कहने का काम किए थे, ठीक है, जो महागठबंधन जल्दी से, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, और दिल्ली में चुनाव हुआ, जदयू को मात्र 1 सीट इन लोगों ने देने का काम किया। अब देखिए, दिल्ली में अभी चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण का दिन तय हो गया, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं जा रहे हैं, और ये लोग दिल्ली में जश्न मनाने का काम कर रहे हैं जो इनको जीत मिली है। लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए किस प्रकार से, चाहे 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव मत परिणाम देख लीजिए, चाहे अभी देख लीजिए, कई जिलों में ये लोग दिखलाने का प्रयास इस चर्चा के बीच नाम दिल्ली का तय हो गया है। अब कौन कहां जा रहा है? नीतीश कुमार नाराज नहीं नजर आए, पार्टी के नेता नाराज नजर नहीं आए, लेकिन आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से। चलिए, पुरानी सहानुभूति रही होगी। राहुल जी, अब बिहार की ही बात कर लेते हैं। आप दिल्ली ना जाएं तो बेहतर होगा, बिहार में ही देखिए, आपकी ओर भी इस तरह की एक्सरसाइज चल रही है।
जैसा अभी मैंने एक उम्मीद जताई कि तेजस्वी यादव जा रहे होंगे तो कार्यकर्ताओं से तो ये रिपोर्ट जरूर ले रहे होंगे, एक होमवर्क, एक आउटलाइन तैयार कर रहे होंगे कि ये हमारे सहयोगी के खाते में जाएगी, ये हमारे खाते में जाएगी, यहाँ हम बेहतर स्थिति में हैं। तो आपकी ओर भी वही एक्सरसाइज हो रहा है, दूसरी ओर वो अलग अलग एक्सरसाइज हो रहा है, तो किसका एक्सरसाइज ज्यादा प्रभावी दिख रहा है? देखिए, अगर बिहार के विपक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना था कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ वहां गिरा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए के अलायंस की बातें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष को थोड़ा अपने डिक्शनरी को अपडेट कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वक्त एक ही चीज कहते हैं, 15 लाख रुपए और सांप्रदायिकता या फिर बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। उन सब चीजों से निकलकर तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का शुरू हो चुका है। अब यहाँ सवाल उठता है, जो आपने कहा कि आपकी कितनी तैयारी है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता के बीच में और जनता के दिल में जो हमने जो जगह बना रखी है, उससे हम लगा फिर से वोट लेकर शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हम वापस लौटेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि जो जनमानस के हित की जो भावना है वो नीतीश कुमार जी के हाथ में है। और नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए थे, और खास करके मोदी की गारंटी की जो हम बात करते हैं, उस गारंटी की कॉपी तो आज विपक्ष कर रहा है। आज इनको अपना बैनर लगाना पड़ रहा है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये देंगे वो देंगे, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे करने का काम किया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, उसी पीछ पर इन लोगों को खेलने पे मजबूर किया गया है। अभी बात हुई जो गठबंधन में ज्वलंत मुद्दे हैं, गठबंधन तमाम मुद्दों को लेकर के इन लोगों को बैकअप में लाने का काम राहुल गांधी जब बिहार आए थे। चलिए ठीक है, हमारा फोकस कांग्रेस पे था। ठीक है राहुल जी, प्रमोद जी आपकी बात भी समझ गए कि आप अपने मैदान पर अपने विरोधियों को लाकर उन्हें वहीं पछाड़ते हैं, और इस बार भी वो कोशिश होगी। लेकिन मंजीत जी से चलते चलते एक प्रतिक्रिया। मंजीत जी, आपने जिक्र किया था कि दशरथ मांझी के बेटे को आपने अपने संगठन में लाया है, तो उन पर जो फिल्म बनी थी उसका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या 70 का वो बैरियर तोड़ने की स्थिति में कांग्रेस आ रही है, आने वाली है, इसलिए पार्टी के नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत का परिणाम आएगा? सभी पार्टी अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन गठबंधन और साल दर साल बेहतर स्थिति में आए, संख्या बल बढ़े, वो भी तो होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग गठबंधन में हैं और हम लोग भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, एक विषय है। लेकिन जो राहुल जी कह रहे हैं, ये अमृत काल को मौत काल बना दिया गया है। दिल्ली से लेकर मंजीत जी हम यहीं रुकते हैं ना। आप मतलब आप 70 से आगे बढ़ने पे फोकस नहीं है, आप डिफोकस हो जा रहे हैं। गौन रहे हैं ये राहुल जी। ठीक है राहुल जी इन्होंने सवाल नहीं हाल में आप देखिएगा, पिछले बार मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है। अच्छी बात है, मन बना लिया है वाले नहीं है ये। तो मंजीत जी से जान लेते हैं कि मंजीत जी, जनता ने मन बना लिया, आपके सहयोगी मान रहे हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी भी बेहतर होगी ना मंजीत जी? पिछली बार से बेहतर भागीदारी? देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर हैं, आला कमान है, उनके बीच उम्मीद तो जता सकते हैं ना, आला कमान तय करेंगे। अगर कार्यकर्ता ही निराश है कि चलिए हम क्या करें, हम मांग भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे हर एक कार्यकर्ता, हर पार्टी का ये चाहता है कि उसकी पार्टी बिल्कुल ये चाहत से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना होगा ना। मैं खुद ये बात को कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे मैं खुद भी चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सवाल ये चाहत कम से कम अभी जीवित है, ये तो शीर्ष नेतृत्व को दिखना चाहिए, और वो दिखेगा तब जब आप खुलकर बोलेंगे, हर मंच पर बोलेंगे। तय तो नेता ही करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को, ये नेताओं को विश्वास दिलाना होगा कि हमारे कार्यकर्ता अगर 70 पर लड़ने को तैयार हैं, तो अगर 140 भी लेंगे तो वहां भी पर्याप्त संख्या बल में पूरी दमखम के साथ लड़कर दिखाएंगे, यह भरोसा दिलाना होगा, और तभी तो सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गुंजाइश बनेगी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत साहू जी, राहुल आनंद जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो किसकी कितनी ताकत होगी और किस स्थिति में कौन सा दल सहयोगियों के साथ बैठेगा जब टेबल पर, तो बराबरी की बातचीत होगी। कोई कम ज्यादा होगा तो वो सीटों के आधार पर होगा, ताकत के आधार पर नहीं, कार्यकर्ताओं की संख्या और नेताओं की स्थिति के आधार पर नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले और क्या क्या रंग दिखते हैं। फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।